मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारे मित्र CK यादव और आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए लाया हूँ लॉ ऑफ टोर्ट्स, अपकृत्य का सिद्धांत या रॉन्ग का सिद्धांत। कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको किसी गलत कार्य करने पर किस प्रकार की प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को कोर्ट में आदेश दिया जाता है या किस प्रकार की आपको समस्याएं देखने को मिलती है किसी भी कोर्ट में। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज स्टडी करेंगे लॉ ऑफ टोर्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और इसे 1 मिलियन तक पहुंचा दीजिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देख रहे हैं लॉ बीम्स और मैं CK यादव। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ टोर्ट्स में इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल्स के साथ, मतलब जो हमारे मोटर व्हीकल्स के जितने भी रूल्स होते हैं उन सब के साथ हम लोग आज इसे स्टडी करेंगे और कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो हमें मोटर व्हीकल्स के रूल्स को अवेयर कराते हैं विथ होल डेफिनेशंस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग एवोल्यूशन ऑफ लॉ टोर्ट पढ़ेंगे एंड डेफिनेशन नेचर स्कोप पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट टोर्ट के, ठीक है। उसके साथ में यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में हम लोग वायलेंटी एंड नॉन वायलेंटी इंजरिया पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेजन पढ़ेंगे, इम्यूनिटी एंड इट्स रिलेशंस पढ़ेंगे और साथ में फोर्थ फिफ्थ टोटल इसके 6 एक्ट होने वाले हैं। आज हम सभी महामैराथन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेजर टॉपिक है आपका यूनिट फर्स्ट का वो आपका रिलेटिव रहेगा एवोल्यूशन ऑफ टोर्ट, ठीक है। टोर्ट का एवोल्यूशन कहाँ से कहाँ कब तक हुआ और क्या किस तरीके से वो आगे हमारे सामने आई। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड के बारे में एंड फिर उसके बाद इंडिया के बारे में कि इंग्लैंड में किस तरीके के फॉर्म एक्शन होते थे किसी भी टोर्ट को लेकर के, स्पेसिफिक रेमेडीज क्या क्या हैं, किस प्रकार से आपको रेमेडीज प्राप्त होती हैं इन सभी चीज़ों में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसके डेफिनेशन, नेचर और स्कोप और ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं टोर्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ टोर्ट। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि टोर्ट की परिभाषा, मतलब टोर्ट के बारे में इंग्लिश में क्या बोला गया या टोर्ट इंग्लिश को किस तरीके से डिफाइन करता है इसके बारे में देखते हैं। इंग्लिश टोर्ट लॉ कॉन्सर्न सिविल रॉन्ग, मतलब इंग्लिश जो टोर्ट लॉ है वो क्या मानता है, कॉन्सर्न करता है कि टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्रिमिनल रॉन्ग, और इसे डिस्टिंग्विश करता है किसे, क्रिमिनल रॉन्ग को, मतलब यह क्रिमिनल रॉन्ग को डिस्टिंग्विश करता है। एंड इन द लॉ ऑफ इंग्लैंड, और जो इंग्लैंड की लॉ है, ठीक है बेटा, एंड वेल्स एंड सम रॉन्ग आर द कंसर्न ऑफ द स्टेट्स, और कुछ ऐसे स्टेट के भी रॉन्गनेस होती हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं लॉ ऑफ टोर्ट में। एंड सो द पुलिस कैन इन्फोर्स द लॉ ऑन द रॉन्ग ड्यूज, और इस कार्डवश जो पुलिस होती है वह रॉन्ग ड्यू पर वह लॉ इन्फोर्स करता है, ठीक है। इन द कोर्ट, और कोर्ट में इन अ क्रिमिनल केस, और वह कब चलता है, क्रिमिनल केस में टोर्ट की स्थिति चलती है। अ टोर्ट इज नॉट इन्फोर्स्ड बाय द पुलिस, टोर्ट कभी भी पुलिस के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, मतलब कोई भी पुलिस उसको इन्फोर्स नहीं करा सकता किसी भी टोर्ट को, ठीक है। टोर्ट को ओनली इन्फोर्स कौन कर सकता है, सिविल एक्शन पर, मतलब यह सिर्फ सिविल एक्शन पर ही क्या होता है, टोर्ट लागू किया जाता है अगेंस्ट सिटीजन, अगेंस्ट अनदर्स एंड द ट्राइड इन द कोर्ट, सिर्फ इन फ्रंट ऑफ द जजेज, मतलब सिर्फ टोर्ट को कहाँ लागू किया जा सकता है, सिर्फ इन फ्रंट ऑफ द जजेज, अर्थात जज के सामने, वो भी कोर्ट में, ठीक है। ओनली रेयरली इन द सर्टेन केसेस ऑफ द डेफिनेशंस विद द ज्यूरी, मतलब कुछ ही रेयर ऐसी केसेज होती हैं जिसमें पुलिस कर देती है, अदरवाइज ऐसा लागू नहीं है कि कोई भी टोर्ट अगर हो रहा है, कोई भी गलती कार्य हो रही है तो वहाँ कोई भी पुलिस कुछ नहीं करेगा, सिर्फ उसे पकड़ करके जज के पास लेकर जाएगा। एंड फॉलोइंग रोमन लॉ में हम लोग देख लेते हैं कि जो रोमन लॉ है उसमें किस प्रकार के आपका एक्सप्लेन किया गया है टोर्ट को। तो फॉलोइंग रोमन लॉ की बात करें तो द इंग्लिश सिस्टम्स हैज़ लॉन्ग बीन
हैज़ लॉन्ग बीन बेस्ड ऑन द क्लोज सिस्टम्स। जो इंग्लिश सिस्टम्स है वो उसके बहुत करीब है रोमन लॉ के, ठीक है, मतलब रोमन लॉ पर ही आधारित इंग्लिश सिस्टम भी है। एंड नॉमिनेट टोड्स, उसे टोड के नाम से भी जाना जा सकता है। मतलब इंग्लिश लॉ और आपका रोमन लॉ दोनों सिमिलरिटी रखते हैं किसी भी टोड को लेकर के। एंड एज ट्रेपास बैटरी एंड कन्वर्सेशंस, और इस तरीके से वो ट्रेपास बैटरी करते हैं कन्वर्सेशन को लेकर के। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम्स, और यह लीगल सिस्टम से कॉन्ट्रेस्ट होते हैं, जुड़े रहते हैं। विच हैड सिंस एडॉप्टेड मोर ओपन सिस्टम्स ऑफ टोर्टियस एंड लिबर्टीज, और वह टोर्ट के विभिन्न प्रकार के लाइबिलिटीज को सिस्टम को ओपन तरीके से बताते हैं। देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ टोर्ट के कई प्रकार की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। विच लीड बैक्स टू द सिस्टम्स ऑफ सेपरेशन काजेज ऑफ एक्शंस, जो किसी न किसी तरीके से काजेज ऑफ एक्शन के सेपरेट करता है किसी भी कार्य को। एंड द टोर्ट ऑफ नेग्लिजेंस इज हाउ एवर इंक्रीजिंग इन इम्पॉर्टेंस ओवर अदर टाइप्स ऑफ टोर्ट, और इस तरीके से वह जो होता है वह इंक्रीज करता है कि महत्वपूर्ण कौन कौन से टोर्ट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रोवाइडिंग अ वाइड स्कोप्स ऑफ प्रोटेक्शंस, और इस तरीके से जो प्रोवाइड करता है कि एक स्कोप प्रोटेक्शन को, मतलब यदि आप जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ए ने बी को हानि पहुंचाई, तो वहाँ पर हानि पहुंचाने का मतलब ही रॉन्गनेस ही क्या है, टोर्ट है, ठीक है। अगर ये टोर्ट से डरेगा तो कभी भी उसे हानि नहीं पहुंचाएगा, और इस अवस्था में वह टोर्ट से बच जाएगा। आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम लोग टोर्ट इंडियन पर्सपेक्टिव, मतलब भारत में जो टोर्ट है वह किस तरीके का है या किस तरीके की वह अप्रोच रखती है इंडियन टेरिटरी में। तो टोर्ट लॉ इज in India is the relatively new common law development supplemented by codifying statutes including statutes and governing demand। मतलब जो इंडिया है, इंडिया में वह एक न्यू फॉर्म के रूप में आई है जिसे सप्लीमेंटेड किया गया, हर एक कोड के रूप में उसे सप्लीमेंट किया गया कि आईपीसी सीआरपीसी के इंक्लूडेड यह भी आएगा जो डैमेज को गवर्न करेगा, ठीक है। मतलब जितने प्रकार की आपके डैमेजिंग होंगी वो सभी क्या होंगी, गवर्न करेंगे इस टोर्ट के अधीन। वाइल इंडिया जनरली फॉलोज द यूके अप्रोच, और जो इंडिया है वह जनरली रूप से यूके के रूल्स को मानती है। मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है उसके जो अप्रोच हैं टोर्ट को लेकर के वह गवर्न करती है, उसे मानती है। देयर आर सर्टेन डिफरेंसेज विच में इंडिकेट्स जुडिशली एक्टिविटीज, और इस तरीके से वह अलग अलग प्रकार के इंडिकेट्स को जुडिशली सिस्टम को दिखाती है। फिर भी आज उसे अलॉट किया गया है कि टोर्ट इज ब्रीच ऑफ सम ड्यूटी, मतलब टोर्ट का सिर्फ मतलब इतना होता है कि यदि किसी की ड्यूटी को आपने ब्रीच किया, तोड़ा, तो वो क्या होगा, वो आपका टोर्ट होगा। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या आप इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करें, और विच हैज़ कॉज डैमेज विच हैज़ कॉज डैमेज टू प्लेंटिफ गिवन राइज टू सिविल कॉज ऑफ एक्शंस एंड फॉर विच रेमेडीज इज अवेलेबल्स। मतलब जब आप किसी भी व्यक्ति को डैमेज करते हैं या किसी भी व्यक्ति के कागज को डैमेज करते हैं तो इस अवस्था में प्लेंटिफ आपका अवेलेबल होता है रेमेडी के लिए, ठीक है। इफ़ देयर इज नो रेमेडी इट कैन बी कॉल्ड अ टोर्ट, मतलब यदि आप किसी प्रकार के रेमेडी को नहीं भरपाई करते हैं तो इस अवस्था में वो क्या कहलाएगा बेटा, वो टोर्ट कहलाएगा। बिकॉज द इसेंस ऑफ अ टोर्ट इज टू गिव रेमेडी टू अ पर्सन हु हैज़ सफर्ड इंजरी। मतलब टोर्ट का तात्पर्य यही होता है कि यदि आप किसी का डैमेज करते हैं तो उस अवस्था में आप लाइबल होंगे किसी व्यक्ति की इंजरी को कंप्लीट करने के लिए, जो आप रेमेडी के लिए लाइबल किए जाएंगे। अब जरा देख लेते हैं कि टोर्ट के बारे में इंडिया में सामान्य रूप से क्या कहा गया है। टोर्ट लॉ इन इंडिया, जो टोर्ट लॉ इन इंडिया है, लाइक हर कॉमन लॉ काउंटर पार्ट्स स्टेम्स फ्रॉम बोथ स्टैट्यूट्स इन कॉमन लॉ। मतलब कॉमन लॉ में यह टोर्ट आसानी से ऐड किया जाता है बिना किसी डिफ़िकल्टीज के। स्टैट्यूट्स की बात करें तो सिमिलर टू अदर कॉमन लॉ होता है, ठीक है, अदर कंट्रीज़ की तरह, मतलब अदर लॉ कंट्रीज़ कॉमन लॉ की तरह वो भी सिमिलर है। एंड टोर्ट लॉ हैज़ बीन कॉडिफाइड एंड फर्दर मोस्ट एंड द इंडियन पेनल कोड क्रिमिनलिसेस सर्टेन्स अक्रॉस द टोर्ट लॉ। मतलब जितने प्रकार के आपके इंडियन पेनल कोड हैं उन सभी के इंक्लूडेड में आपका टोर्ट भी ऐड किया गया है, ठीक है।
ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया ना कि जितने भी आप आईपीसी सीआरपीसी में जितनी भी धाराएं हैं सब किसके अंतर्गत आएंगी, टोर्ट के अंतर्गत आ जाएंगी। अब जरा बात कर लेते हैं कॉमन लॉ की, कि इंडिया में जो यह टोर्ट है, ठीक है बेटा, वो रिलेटिवली यंग एरिया ऑफ लॉ है। मतलब टोर्ट सिर्फ एक यंग एरिया ऑफ लॉ है और कुछ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम रेफरिंग्स टू लोकल जुडिशियल्स प्रेसिडेंट्स कोर्ट्स हैविंग रेडली referred to case law from the common law jurisdictions and such a UK, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके जो हैं, जिस प्रकार के उन्होंने सिर्फ एक कॉमन लॉ के लिए मतलब जो भी जितने भी मतलब धाराएं थी सबको एक किया गया, सिर्फ इसलिए कि जो भी यदि आप गलत काम करोगे तो वह लॉ ऑफ टोर्ट होगा, ठीक है। चाहे आप किसी की ड्यूटी करिए या उसके किसी भी चीज़ को हनन करिए या उसके हानि पहुंचाइए, तो इस अवस्था में वो हमेशा क्या होगा, टोर्ट होगा, चाहे आपको आईपीसी या सीआरपीसी के तहत ही सज़ा क्यों ना दी जाए। मतलब जितने भी आपकी सज़ा दी जाएगी वो सभी किसके अंतर्गत होगी, आपका टोर्ट के। आगे बात करते हैं रिलेवेंट लोकल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस। तो आप सभी को मैंने बता ही दिया कि आईपीसी सीआरपीसी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी फॉरेन लीगल लॉ हैं जो आपके रेफरेंस करते हैं किसी भी जुडिशरी सिस्टम को या किसी भी तरीके से आपको पनिश करने की कोई भी बात कर दी जाती है, तो वो सभी क्या होती है बेटा, वो सभी टोर्ट के अंतर्गत आती है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है ऑफ टोर्ट का, टोर्ट का मतलब क्या होता है। बहुत से लोग टोर्ट के बारे में जानते ही नहीं कि टोर्ट क्या है, टोर्ट क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टोर्ट होता क्या है वास्तविकता में। टोर्ट इज अ सिविल लीगल रॉन्ग। जरा देखिए टोर्ट क्या है बेटा, टोर्ट एक सिविल और लीगल रॉन्ग होता है। मतलब किसी प्रकार से आप कोई भी किसी दूसरे पर्सन के राइट्स को या उसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ब्रेक करते हैं तो उस अवस्था में वो हमेशा टोर्ट होगा, ठीक है। चाहे आपको सिविल लॉ के तहत ले जाया जाए चाहे क्रिमिनल लॉ के, लेकिन वास्तविकता यह दी गई है कि मेजर में कि सिविल लॉ ही, सिविल अगर आप रॉन्गनेस करते हैं तो ही टोर्ट होगा, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट ब्रीच करता है, इंपॉर्टेंट ब्रांचेज है ऑफ सिविल लॉ के। मतलब सिविल लॉ का इंपॉर्टेंट ब्रांच क्या है, टोर्ट। द वर्ड टोर्ट इज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड। मतलब टोर्ट जो है वह लेटिन वर्ड से आया है जिसका नाम था टोर्टस, ठीक है। टोर्टस लेटिन वर्ड से यह लिया गया है, डिराइव किया गया है। विच मीन्स ट्विस्टेड, जिसका मतलब था ट्विस्टेड, मतलब होता है और कुक्ड एक्ट, मतलब कुछ गलत कृत करना या सीधा ना रहना। इन इंग्लिश मीन्स, इंग्लिश में जिसका मतलब होता है रॉन्ग, गलत। द एक्सप्रेशन टोर्ट ऑफ इज ऑफ फ्रेंच ओरिजिन्स। और इस तरीके से टोर्ट का जो ओरिजिन है वह फ्रेंच से माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, द टर्म टोर्ट मीन्स अ रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय अ पर्सन्स। तो इस तरीके से टोर्ट का मतलब क्या हो गया कि एक व्यक्ति के द्वारा रॉन्गफुल एक्ट किया गया चीज़ क्या है, टोर्ट है। काजिंग इंजरी और डिमांड्स टू अनदर्स, जो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति इंजरी होती है या डैमेजेज होती हैं। एंड दियर बाय द इंजर्ड इंस्टीट्यूट्स एंड एक्शंस इन सिविल कोर्ट फॉर द रेमेडी। और इस तरीके से वह सिविल कोर्ट के तहत वह रेमेडी के लिए लायबल होता है और अंत में वह अपने डैमेजेज के लिए इंजेक्शंस और रिस्टिट्यूशंस टू प्रॉपर्टीज और अदर अवेलेबल रिलीफ, उसे अन्य प्रकार के रिलीफ अर्थात अन्य प्रकार की सहायता दी जाती है, तो इस अवस्था में वो टोर्ट है, ठीक है। जरा इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं कि टोर्ट की में कौन कौन सी ऐसी कॉमन सी चीज़ें हैं। तो लॉ ऑफ टोर्ट वॉज इट ऑरिजिन टू द कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। मतलब लॉ ऑफ टोर्ट का वास्तविकता में जन्म कहाँ हुआ था, लॉ ऑफ इंग्लैंड में, ठीक है। इट इज़ वेल डेवलप्ड इन द यूके एंड यूएसए एंड अदर एडवांस्ड कंट्रीज। और इस तरीके से वह आगे चल करके यूके, यूएसए और अदर एडवांस्ड कंट्रीज में यह क्या हुई, डेवलप्ड हुई, विकास हुई। एंड इन इंडिया, और भारत में लॉ ऑफ टोर्ट इज नॉन कॉन्डिबल्स लाइक्स अदर ब्रांचेस ऑफ द लॉ। मतलब इंडिया में भी यह अदर ब्रांचेज ऑफ लॉ के तहत अलाउ किया गया। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इंडियन पेनल कोड 1860 में इसको टोर्ट के इंक्लूड रखा गया। मतलब हमने बताया ना कि जितने प्रकार के आप टोर्ट, जितने प्रकार के आप गलतियाँ करोगे, रॉन्गनेस करोगे, वो सभी जितने भी आपको जस्टिस की जाएगी, जस्टिफाई की जाएगी या डैमेज या रिलीफ की बात की जाएगी, तो हमेशा जितने भी इंडियन पेनल कोड में या आईपीसी सीआरपीसी में जितने भी धाराएं हैं जो भी आपको लागू करते हैं किसी प्रकार के एक्ट के लिए, तो वहाँ हमेशा क्या होगा, टोर्ट के आधार पर भी आपको सज़ा दी जाएगी। अब ज़रा आगे बात कर लेते हैं।
अब जरा बात करते हैं, देखो आप सभी जानते हैं कि जो रॉन्गनेस होती है वो 2 टाइप्स की होती है। रॉन्गनेस आपकी 2 टाइप्स की होती है, या प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी, ठीक है। तो पब्लिक रॉन्गनेस क्या होता है और प्राइवेट रॉन्गनेस क्या होता है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। क्रिमिनल इज ए पब्लिक रॉन्ग, मतलब आप कोई क्राइम करते हैं तो क्राइम वो क्या है, पब्लिक रॉन्गनेस है। मतलब किसी प्रकार का आप यदि क्राइम करोगे तो क्या होगा बेटा, वो हमेशा पब्लिक रॉन्गनेस होगा। और इसके तहत आपको आईपीसी धारा 60 के तहत 1860 इसके तहत आपको सज़ा सुनाई जाती है। और ये क्या होता है, ये होता है आपका पब्लिक रॉन्गनेस, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, प्राइवेट रॉन्गनेस क्या होता है। प्राइवेट रॉन्गनेस मतलब ऐसी चीज़ें जो आपका पब्लिक ना होकर के किसी एक सीमित संस्था तक रहे तो प्राइवेट रॉन्गनेस कहलाता है। अर्थात जो टोर्ट है वो आपका वो क्या है, वो प्राइवेट रॉन्गनेस है। और पब्लिक रॉन्गनेस क्या है, आईपीसी और सीआरपीसी, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये आपके पब्लिक रॉन्गनेस है। और टोर्ट क्या है, प्राइवेट रॉन्गनेस है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कार खरीदा, ठीक है, मैंने एक कार खरीदा, मेरा नाम पी है और ए ने इस कार को डैमेज कर दिया। तो इस अवस्था में ये क्या है, मेरी कार प्राइवेट थी ना, प्राइवेट पर्सनल। तो इस अवस्था में ए ने क्या किया, यहाँ ए ने टोर्ट किया, ठीक है। तो ए ने जो टोर्ट करेगा इसके तहत इसे जो भी सज़ा दी जाएगी, लेकिन वो सिविल कोर्ट में ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने आईपीसी और सीआरपीसी के तहत मुझे नुकसान पहुँचाया ना। तो इस अवस्था में वो क्या होगा, लॉ ऑफ टोर्ट होगा। और वो कौन सी रॉन्गनेस होगी, कौन सा टोर्ट होगा, प्राइवेट टोर्ट होगा और पब्लिक रॉन्गनेस होगी। और प्राइवेट टोर्ट होगा, लेकिन उसे सज़ा किसके तहत मिलेगी, पब्लिक रॉन्गनेस के तहत, ठीक है। अब जरा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि अलग अलग प्रोफेसर्स ने इसके अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं। तो जरा सा डेफिनेशन भी बहुत ही आवश्यक होता है। टोर्ट की डेफिनेशन याद करना बहुत ही ईजी है, वेरी ईजी है। आप सब लोग बस एक बार ध्यान से देखिएगा, मुझे निश्चिंत है कि आप इसे अवश्य याद कर लेंगे, बहुत ही बड़ी इशू नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन जो दिया गया प्रोफेसर वेनफील्ड के द्वारा। प्रोफेसर वेनफील्ड जो थे वो मानते थे कि जो आपके लाइबिलिटीज एरियाज हैं, लाइबिलिटी एरिसेस हैं फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटीज, मतलब यदि आप किसी प्रकार के ब्रीच करते हैं किसी भी ड्यूटीज को, वो फिक्स्ड बाय लॉ जो है, ठीक है। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड पर्सनल जनरली एंड इट्स ब्रीच ऑफ रिड्रेसेबल्स बाय एन एक्शंस फॉर द यूनिलिक्विडेट्स डैमेजेज, मतलब आप किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के पर्सनल के जनरली उसके वर्क को या उसके कार्यों को ब्रीच करते हैं या डैमेज करते हैं तो इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में सदैव आपका टोर्ट होगा। और ज़रा बात कर लेते हैं सर जॉन सेलमन के बारे में। तो सर जॉन सेलमन जो थे वो मानते थे कि जो टोर्ट है वो वास्तव में क्या है, सिविल रॉन्गनेस है, मतलब टोर्ट एज ए सिविल रॉन्ग। क्योंकि आप किसी प्रकार के जब भी रेमेडीज करते हैं, जब भी आप रेमेडीज के लिए लायबल होंगे तो कॉमन लॉ एक्शन होगा, ठीक है। और आप हमेशा कब रेमेडीज देंगे, जब आप डैमेज करेंगे। तो डैमेज हमें कैसा किसका करेंगे, किसी पर्सन का करेंगे, हमेशा पर्सन क्या होगा, कभी ना कभी आपका अटैच होगा इस धरती से, इस लोगों से, तो वह पब्लिक ही कहलाएगा। तो इस तरीके से वो पब्लिक या सिविल रॉन्गनेस माने। और उन्होंने बोला कि नॉट एक्सक्लूसिवली टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका टोर्ट नहीं होता, ठीक है। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं होता, ठीक है। अदर मेयरलीज इक्वल ऑब्लिगेशंस, और दूसरे इन सब चीज़ों को मानते हैं कि यदि यह नहीं है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कुछ अन्य प्रकार के जो उसके हैं डेफिनेशंस वो नीचे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या टोर्ट है। द पर्सन्स हु कमिट्स और इज गिल्टी ऑफ अ टोर्ट इज कॉल्ड टोर्ट फेसर्स, मतलब कोई व्यक्ति यदि जो गलत करता है तो क्या कहलाएगा, वो टोर्ट फेसर कहलाएगा। एंड द पर्सन्स हु सफर्ड इंजरी और डैमेज बाय द टोर्ट फेसर इज कॉल्ड इंजर्ड, मतलब जैसे किसी व्यक्ति को यदि चोटिल किया गया, बाधित किया गया तो वो क्या होगा, वो इंजर्ड कहलाएगा। और क्या है, टोर्ट इज कॉमन लॉ टर्म एंड इट्स इक्विवेलेंट टू सिविल लॉ, और इसे क्या कहा जाता है, डिलिक्ट, मतलब यदि जो कुछ भी आपको डैमेजेज या जो भी टर्म हुई, जो भी सिविल लॉ हुआ, वो क्या कहलाएगा, डिलीट कहलाएगा। मतलब जैसे ए ने बी को मार दिया या ए ने बी को टोर्ट कर दिया, तो ए क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा आपका टोर्ट फियर्स कहलाएगा, ठीक है, टोर्ट फियर्स। एंड जो बी है, बी आपका क्या कहलाएगा, इंजर्ड कहलाएगा, क्योंकि बी को क्या किया गया, बी को इंजर्ड किया गया ना, डैमेज किया गया, और इस अवस्था में वो बी क्या कहलाएगा, इंजर्ड कहलाएगा। आगे बात करते हैं। इन जनरली द विक्टिम ऑफ द टोर्टियर्स
एक्ट इन द प्लेंटिफ्स इन द टोर्ट केसेस। मतलब इस प्रकार के जो भी प्लेंटिफ होते हैं, जो भी विक्टिम होते हैं, वो सभी क्या कहलाएगी, वो सभी टोर्ट केसेस के अंतर्गत आएंगी। एंड आगे बात करते हैं कि लिक्विडेट्स डैमेज क्या होता है, मतलब इस प्रकार के डैमेज क्या कहलाते हैं। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें आपका डैमेज हुज अमाउंट्स द पार्टीज डिस्ट्रीगेंट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यदि किसी दूसरे पार्टी के प्रति क्या किया गया, डिस्ट्रीगेंट क्या किया गया ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट से लेकर के, और फॉर द इंजर्ड पार्टी कहा गया टू कलेक्ट एज द कंपनसेशंस अपॉन द स्पेसिफिक ब्रांच। मतलब यदि किसी प्रकार के आपको पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गई, तो इस अवस्था में आपका लिक्विडेट्स डैमेज कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये ए है और बी है। ए ने बी से बोला कि भाई मेरा एक मकान बनाना है, ठीक है, मेरा एक हाउस बनाना है, तुम यदि इसे 1 ईयर में कंप्लीट कर देते हो, ठीक है, यदि तुम इसे कितने दिन में कंप्लीट कर दो, 1 ईयर में, तो मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा। और यदि तुम 1 ईयर में नहीं कर पाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें मुझे उसका दोगुना पैसा लौटाना होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट बना। तो इस अवस्था में अगर मान लो जो बी है, ठीक है, जो भी है वो काम को कंप्लीट न कर पाए, मतलब अनकम्प्लीट हो, ठीक है, वो काम को कंप्लीट ना कर पाए, तो कंप्लीट ना करने की अवस्था में क्या होगा, तो इसमें आपका जो यह व्यक्ति होगा ए, वह 1 ईयर समाप्त होने के बाद लिक्विडेट डैमेज मांगेगा, किससे, बी से। क्यों, क्योंकि उसने 1 साल तो गवा दिए, लेकिन फिर भी उसका घर अभी तक बन करके कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस अवस्था में जो भी कार्य होती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है टाइम बाय टाइम, तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विडेट डैमेजेस कहते हैं। समझ में आया इतना बेटा, आगे चलें। अगर ना समझ आया तो वीडियो पॉज करके फिर से आगे पीछे करके थोड़ा एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड की बात करते हैं, अनलिक्विडेड डैमेजेस। ये क्या होता है, एन अमाउंट वांट टू प्लेंटिफ in the lawsuits by the defendants that cannot be determined by the operations of law and such as the values of pain and the suffering in the tort of cases। मतलब कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे कि अनकाउंटेबल, मतलब किसी अनकाउंटेबल तरीके से उसे ब्रीच कर दिया जाए या उससे कोई हानि पहुंचा दी जाए, तो इस अवस्था में अनलिक्विडेटेड डैमेज कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, ए एंड बी। ए ने कहा कि भाई एक मेरा मशीन है वो बिगड़ गया है, ठीक है, मेरा मशीन बिगड़ गया है, आपको करना क्या है, इस मशीन को बना देना है। अगर आप इसे बना देते हो तो मैं आपको 1 करोड़ दूंगा। कितना दूंगा, 1 करोड़, ठीक है। तो इस अवस्था में मान लो बी ने कहा कि ठीक है मैं बना दूंगा, और यदि बी से यह ना बने, ठीक है, बी से यह ना बने, और इस अवस्था में एक ही कंपनी को 10 करोड़ का नुकसान हुआ, ठीक है, कितने का, 10 करोड़ का। तो इस अवस्था में बी लायबल होगा किसी भी टोर्ट के लिए, क्योंकि उसने उस कंपनी को 1 करोड़ के लालच में 10 करोड़ का घाटा लगा दिया, ठीक है। तो ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेज होता है। आगे बात करते हैं, malice a condition of mind which prompts persons to the wrongful act willfully that is the purpose of the injuries and others। मतलब कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, ए ने एक बॉन्ड बनाया कि मेरा विल बनाने का बस मतलब मकसद इतना है कि मैं बी को बस परेशान करूं, ठीक है। तो इस अवस्था में जो टोर्ट होगा वो क्या होगा बेटा, वो आपका मेलिस कहलाएगा, ठीक है। शॉर्टकट तरीके समझते चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर्ट वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं, मेलिफिसेशन आप लोग जानते हैं, मिसफिसेशन जानते ही हैं, नॉन फिसेशन जानते ही हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ टोर्ट, कि टोर्ट के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
टाटा बाय बाय। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टोर्ट, मतलब टोर्ट के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ टोर्ट में अभी तक हम लोगों ने टोर्ट की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं देखी और कौन कौन से भाग देखे। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टोर्ट में कि कितने प्रकार के टोर्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला है इंटरनेशनल टोर्ट, नेलिगेशन टोर्ट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज। ठीक है, ये सभी 3 पार्ट्स होते हैं टाइप्स ऑफ टोर्ट के, और उसके इंटरनेशनल के आपके 2 पार्ट्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं बेटा लॉ बीम्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे चैनल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ टोर्ट। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ टोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल टोर्ट की। ठीक है, इंटरनेशनल टोर्ट होता क्या है? एन इंटरनेशनल टोर्ट इज व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ द इंटायर पर्पजली इंगेज इन कंडक्ट दैट काजेज इंजरी और डैमेजेज टू अनदर्स। मतलब इंटरनेशनल लेवल से किसी भी व्यक्ति को यदि डैमेज या काजेज होता है, इंजरी होती है, तो इस अवस्था में इंटरनेशनल टोर्ट कहलाता है। फॉर द इंटेंस, जैसे कि मान लीजिए कि स्ट्राइकिंग समवंस इन द फाइट would be considered an international act that would fall under the tort of battery, whereas accidentally hitting another persons would not qualify as internationals। मतलब क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को स्ट्राइक करता है या उसे इंजर्ड करता है तो वह इंटरनेशनल टोर्ट कहलाएगा, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। हाउएवर दिस एक्ट में बी कंसिडर्ड नेलिगेंट्स ऑफ इफ द पर्सन हिट वाज इंजर्ड। मतलब यदि कोई व्यक्ति को हिट किया गया और वह इंजर्ड हो गया तो इस अवस्था में नेलिगेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर होने पर इंटरनेशनल टोर्ट कहलाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं ऑल्दो, यद्यपि इट में सीम्स लाइक द इंटरनेशनल टोर्ट, मतलब यह तो महसूस ऐसा होता तो है कि यह इंटरनेशनल टोर्ट है, लेकिन जो आपके कैटेगरीज होती हैं क्रिमिनल केसेस की, वह इंपॉर्टेंस रखता है कि डिफरेंसेस क्या है दोनों में, मतलब दोनों में क्या क्या अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेज हैं। अ क्राइम कैन बी डिफाइंड एज रॉन्गफुल एक्ट दैट इंजरीज। मतलब कोई व्यक्ति यदि क्राइम होता है तो हमेशा रॉन्गफुल तरीके से इंजरी कहलाया जाएगा, इतना तो आप सभी समझ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी पर रखता है, मतलब आपका डिपेंड किस पर करेगा? इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब आप किस उद्देश्य से अपना काम कर रहे हैं, वही आपका मेन होता है इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। सॉरी इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और वाइल क्रिमिनल चार्जेस आर ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट। मतलब यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअली जो भी चीज़ क्रिमिनल करता है, क्राइम करता है, तो जो हमारे गवर्नमेंट होती है वो जो भी क्राइम आपके ऊपर अटैच कर दे, ब्रॉट कर दे, तो रिजल्ट फाइनली यही होगा कि आपको सेंटेंस जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, या टोर्ट हो सकता है, या आपको दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट के लिए, चाहे आप क्रिमिनल हो चाहे टोर्ट केस में हो, तो आपका गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या किस लेवल पर होते हैं। अगला है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या होता है? देयर इज ए स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट विच एवरी पर्सन इज एक्सपेक्ट टू फॉलो द लीगल ड्यूटीज। मतलब यह एक प्रकार का कोड है जो सभी लोग इसका फॉलो करते हैं अपने ड्यूटी के रूप में। ऑफ द पब्लिक टू एक्ट सर्टेन वे इन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्म टू अदर्स। मतलब इसमें लगभग रिस्क ऑफ हार्म जो होता है अदर को, वो बहुत कम चांसेस बनते हैं नेग्लिजेंस में, लेकिन फिर भी कभी कभी फेलियर हो जाता है टू द एदर्स टू दियर स्टैंडर्ड्स इज नोन एज द नेग्लिजेंस। तो जब कभी भी वो फेल्ड होगा तो उसके फेल होते ही तुरंत क्या होगा? नेग्लिजेंस हो जाएगा। और जैसे ही नेग्लिजेंस होगा तो नेग्लिजेंस इज फॉर द मोस्ट प्रिवेंट टाइप्स ऑफ टोर्ट। नेग्लिजेंस आपका टोर्ट का एक प्रकार का भाग होता है। अनलाइक इंटरनेशनल टोर्ट, जैसे कि आपका नापसंद किया जाता है इंटरनेशनल टोर्ट को, नेग्लिजेंस केसेस डू नॉट इन्वॉल्व डिलिब्रेट एक्शंस। मतलब नेग्लिजेंस ऐसा नहीं है। मतलब कभी कभी आपको इंटरनेशनल टोर्ट में भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी नेग्लिजेंस में कभी छोड़ा नहीं जाएगा। व्हेन एन इंडिविजुअल और एंटिटी इज केयरलेस
मतलब या जो भी आप केयरलेस करेंगे, कोई भी लापरवाही करेंगे तो फॉल्स प्रोवाइड करेगा आपके ड्यूटी को, और जो दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा, इंजर्ड करेगा। मतलब जैसे ए ने बी ने, एक मान लीजिए व्यक्ति है और वह कार चलाते हुए जा रहा है और बी को उसने केयरलेस तरीके से मतलब गाड़ी को घुमाते हुए धक्का मार दी, तो इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में आपका नेग्लिजेंस होगा। ठीक है, तो इस अवस्था में आपको नेग्लिजेंस करने के जुर्म में आपको कुछ भी हो सकता है, कोई भी सज़ा दी जा सकती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है इसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में इस एब्सोल्यूट होता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पूरी तरीके से एब्सोल्यूट होती है, मतलब स्ट्रिक्टली पालन की जाती है किसी भी टोर्ट को लेकर के। एंड अप्लाइज टू केसेज वेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एन इंजरी, मतलब जैसे किसी व्यक्ति को इंजरी हो गई तो वहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज देखने को मिलती है। इंजरी अनदर पर्सनस नेग्लिजेंस डायरेक्टली फॉल्स, मतलब कोई व्यक्ति यदि डायरेक्टली फॉल्स कर देता है तो भी वहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है। व्हाट मैटर्स इज दैट एन एक्शंस ऑकर्स द रिजल्ट्स इन द इवेंचुअली इंजर्ड ऑफ द अनदर पर्सनस, मतलब आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में यह देखा जाता है कि जैसे आप किसी व्यक्ति की तरफ जा रहे हो और आपको पता है कि यदि मैं तेज़ से जाऊंगा तो उससे धक्का लग सकता है या उसकी मौत हो सकती है, तो यदि आप ऐसे भी वर्क करते हो तो वो आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत आएगी और इस तरह किसके तहत आपको सज़ा भी हो सकती है, वो भी अच्छी खासी। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोर्ट। टोर्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या टोर्ट के अंतर्गत क्या क्या डिपेंडेंट होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोर्ट में टोर्ट इज ए प्राइवेट रॉन्ग, मतलब टोर्ट एक प्रकार की प्राइवेट रॉन्ग होती है। ठीक है, विच इन्फ्रिंग्स द लीगल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब आपको इंडिविजुअल भी हो सकता है, अनइंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब आप साथ में मिलकर के भी जो भी कार्य करेंगे ग्रुप में स्पेसिफिक रिलीफ, वो भी टोर्ट कहलाएगा। द पर्सन हु इज कमिट्स टोर्ट, मतलब यदि कोई व्यक्ति टोर्ट करता है तो उसे टोर्ट फीसर कहते हैं और रॉन्ग ड्यूर कहते हैं, मतलब रॉन्ग ड्यूर के नाम से जान सकते हैं या टोर्ट फीसर के नाम से जान सकते हैं। अभी इसे हमने देखा। द प्लेस ऑफ ट्रायल इज सिविल कोर्ट, मतलब यह हमेशा कहाँ ट्रायल किया जाएगा, हमेशा सिविल कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा, मतलब इसकी सुनवाई कहाँ होगी, सिविल कोर्ट में। टोर्ट लिटिगेशंस इज कंपाउंडेबल्स, मतलब जो टोर्ट होता है वो कंपाउंडेबल होता है, संयुक्त रूप से होता है। द प्लेंटिफ कैन विड्रॉ द साइड्स फील्ड्स बाय हिम, मतलब वह अपनी किसी भी साइड फील्ड को देख सकता है। टोर्ट इज द स्पेसिफिक ऑफ सिविल रॉन्ग्स, टोर्ट वास्तव में एक सिविल रॉन्ग ही होता है। टोर्ट इज अदर दैन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टोर्ट जो होता है वह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की अपेक्षा अलग होती है। द रेमेडीज इज टोर्ट, द रेमेडी इन टोर्ट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब यह अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की तरह हो सकता है, और अदर इक्वेटेबल्स रिलीफ्स टू द इंजर्ड, और इक्वेटेबल रिलीफ्स करता है किसी भी इंजर्ड पर्सन को। आगे बात करते हैं एलिमेंट या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टू प्रूव अ टोर्ट, मतलब किस प्रकार से आपका टोर्ट प्रूव होगा। सबसे पहली चीज़ एक्सटेंस ऑफ लीगल ड्यूटी फ्रॉम द डिफेंडेंट्स टू प्लेंटिफ, मतलब डिफेंडेंट्स और प्लेंटिफ के बीच में लीगल ड्यूटीज़ को एसेंशियल होना चाहिए। एंड उसमें दूसरी चीज़ ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया जाए। एंड तीसरा डैमेजेज एज प्रोक्सीमेट रिजल्ट होना चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट भी आपका प्रोक्सीमेट या कोई हानि की तरह होना चाहिए, तभी आपका टोर्ट होगा। अब जरा इंपॉर्टेंट क्लास बात कर लेते हैं आज की। आपका जो टोर्ट होता है, टोर्ट और आपके क्राइम में क्या क्या अंतर होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है। तो चलो ये हम लोग देखते हैं कि टोर्ट और आपके क्राइम में क्या क्या अंतर होते हैं। तो डिस्टिंक्शंस बिटवीन टोर्ट एंड क्राइम, टोर्ट और क्राइम में क्या प्रमुख अंतर होते हैं। तो पहला जो टोर्ट है, लेस सीरियस रॉन्ग्स, जो आपका टोर्ट होता है बेटा वो कम सीरियस रॉन्ग होता है। ठीक है, मतलब टोर्ट को उतना ज़्यादा सीरियस रॉन्गनेस नहीं समझा जाता। आर द कंसिडर्ड एज द प्राइवेट रॉन्गनेस, बल्कि उसे एक प्राइवेट रॉन्गनेस की तरफ देखा जाता है। एंड हैव बीन लेबल्ड एज सिविल रॉन्गनेस, और उसे वास्तव में कभी कभी सिविल रॉन्गनेस भी जाना जाता है। लेकिन जो क्राइम है, क्राइम को मोर सीरियस रॉन्गनेस माना जाता है, मतलब जैसे आप किसी का मर्डर कर दोगे तो वो क्या होगा, मोर सीरियस रॉन्गनेस होगा ना, तो हाँ मोर सीरियस रॉन्गनेस होता है क्राइम। एंड हैव बीन कंसिडर्ड टू द पब्लिक रॉन्गनेस, और इसे पब्लिक रॉन्गनेस के नाम से भी जाना जाता है। एंड आर नोन एज क्राइम्स, और उसे क्राइम्स
के नाम से जाना जाता है, मतलब जैसा कि क्राइम। सेकेंड, द साइट इज फिल्ड बाय द इंजर्ड पर्सन्स हिमसेल्फ, मतलब यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य होता है। द केस इज ब्रॉट बाय द स्टेट, और यह केस आपका स्टेट के द्वारा देखा जाता है। एंड कंप्रोमाइज इज ऑलवेज पॉसिबल, मतलब टोर्ट में कभी भी कंप्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्राइम में एक्सपेक्ट इन सर्टेन केसेज, कुछ केसेस को छोड़ करके कंप्रोमाइज इज नॉट पॉसिबल, कंप्रोमाइज संभव नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिसमें कंप्रोमाइज हो जाती है, जैसे कि आप ए व्यक्ति हो गया और ये बी है। यदि ए ने बी के घर से पैसे चुराए, ठीक है, तो चोरी वगैरह में तो भाई आप क्राइम कर रहे हो मान रहे हैं, लेकिन आप चोरी में कंपनसेशन कर सकते हो, कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ए ने बी को मार ही डाला तो इस अवस्था में कहाँ कंप्रोमाइज़ होगा भाई। तो कुछ केसेज में क्राइम में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कुछ में कंप्रोमाइज़ नहीं होता, ठीक है। आगे बात करते हैं 4 की। द रॉन्ग ड्यूर पेज कंपनसेशंस, जो रॉन्ग ड्यूर होता है, जो गलत कार्य किया रहता है, वो हमेशा कंपनसेशन देता है टू द इंजर्ड पार्टी को। जैसे मैंने बताया ना कि ए हो गया, ये बी हो गया, ए ने बी को धक्का मार दिया, तो इस अवस्था में यदि बी की टांग वगैरह टूट गई तो इस अवस्था में वह रॉन्ग ड्यूर होगा और इसके तहत उसे इंजर्ड के तहत कंपनसेशन देना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, रॉन्ग ड्यूर इज पनिश्ड, उसमें रॉन्ग ड्यूर सिर्फ पनिश किया जाता है। आगे 5th, अ पर्सन हु कमिट्स टोर्ट इज अ ट्रांसफियर्स, जो टोर्ट करता है उसे ट्रांसफियर्स के नाम से जानते हैं, लेकिन जो क्राइम करता है उसे क्रिमिनल और ऑफेंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसी नाम से, क्रिमिनल और ऑफेंडर्स। एंड 6, द रेमेडीज ऑफ टोर्ट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेज एंड अदर द इक्विटेबल्स रिलीफ ऑफ इंजर्ड, मतलब अनलिक्विडेटेड डैमेजेज होता है और इसमें रिलीफ इंजर्ड होते हैं। लेकिन जो क्राइम होता है उसमें रेमेडी टू इज पनिश द ऑफेंडर्स, मतलब उसमें रेमेडी होता है लेकिन फिर भी पनिश किया जाता है। एंड टोर्ट लिटिगेशंस इज कंपाउंडेबल्स, टोर्ट जो होता है वह कंपाउंडेबल्स होता है, लेकिन क्राइम केसेज आर नॉट कंपाउंडेबल्स, क्राइम केसेज में कंपाउंडेबल नहीं होती। एंड इन द केसेज एक्सप्रेशन एज पर सेक्शंस 320 CRPC ऑफ IPC, मतलब IPC और CRPC के तहत उसे सज़ा दी जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको बिटवीन डिस्टिंक्शंस ऑफ टोर्ट और क्राइम समझ में आया होगा। टोर्ट और क्राइम में क्या अंतर होता है या उसमें संक्षिप्त में क्या बदलाव होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रीच एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है, मतलब आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और टोर्ट क्या होता है। तो डिस्टिंक्शंस बिटवीन टोर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट, इट रिजल्ट्स फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटीज अंडरटेकन्स बाय द पार्टीज देमसेल्व्स, मतलब यदि कोई पार्टी हो गई, ठीक है, और वो कोई आपकी अंडरटेकन ड्यूटी ले ली, लेकिन यदि वह नहीं करती तो इस अवस्था में वह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड टोर्ट की बात की जाए तो इट ऑकर्स फ्रॉम द ब्रीच ऑफ सच ड्यूटीज, मतलब यह तभी ब्रीच होता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी ड्यूटीज को ब्रीच किया जाता है। एंड अंडरटेकन बाय द पार्टीज बट विच द इम्पोज्ड बाय लॉ, मतलब यदि पार्टीज तोड़ तो देती है लेकिन लास्ट में इम्पोज्ड बाय लॉ कर दिया जाता है। एंड सेकेंड, इन कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में इच पार्टीज वॉच ड्यूटी टू द अदर्स, मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी के प्रति अपनी ड्यूटी को निभाती है। बट टोर्ट जो होता है, ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ ऑफ टोर्ट्स आर नॉट टुवार्ड्स एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स बट टुवार्ड्स द वर्ल्ड एट लार्ज, मतलब यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, यह पूरे संसार के हर एक व्यक्ति के लिए होता है टोर्ट, इसलिए इसे इंडिविजुअली डिवाइड नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज लिक्विडेटेड, मतलब जो डैमेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वह लिक्विडेट होता है, उसमें आप इतने समय में पैसे दे सकते हैं। बट डैमेज ऑफ टोर्ट इनलिक्विडेट होता है, ठीक है, अनलिक्विडेट होता है। और जो बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, इट प्रोव्स लिमिटेड रेमेडीज, इसमें कुछ लिमिटेड रेमेडीज होती हैं बट इसमें अनलिमिटेड रेमेडीज होती हैं। आज का अगला टॉपिक, डिस्टिंक्शन बिटवीन द टोर्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब टोर्ट ब्रीच में और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या अंतर है। अभी तो हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे ना, अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो इसमें टोर्ट में डैमेज ऑफ टोर्ट इज अनलिक्विडेट, जो डैमेज ऑफ टोर्ट होता है वो अनलिक्विडेट होता है, लेकिन यदि आप ट्रस्ट आप किसी का ब्रीच करते हो तो उस अवस्था में लिक्विडेट होगा। एंड
सेकेंड, लॉ ऑफ टोर्ट वाज पार्ट ऑफ कॉमन लॉ, मतलब लॉ ऑफ टोर्ट है वो जो पार्ट ऑफ कॉमन लॉ है, बल्कि आपकी जो लॉ ऑफ ट्रस्ट है पार्ट ऑफ द कैंसरी लॉ, मतलब कोर्ट ऑफ कैंसरी है। एंड थर्ड, टोर्ट इज पार्टली रिलेटेड टू द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब यह वास्तव में प्रॉपर्टी से भी संबंधित हो सकता है, बट ट्रस्ट इज ब्रीच ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब यह वास्तव में ब्रीच ऑफ प्रॉपर्टी होता है। आगे बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे क्लास में नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। और आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं CK यादव आप सबके लिए लेकर आया हूँ लॉ बीम्स की तरफ से एक नई वीडियो, जिसमें आज हम सभी लोग पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टोर्ट, मतलब टोर्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से प्रमुख भाग कहलाते हैं टोर्ट के। तो अभी तक हम लोगों ने टोर्ट के 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस चैप्टर्स के जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप जाकर के वहाँ से सर्च करके ढूंढ लीजिए और आसानी से वहाँ से जाकर के अटेंड कर लीजिएगा। आज हम सभी लोग अटेंड करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टोर्ट, मतलब टोर्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। टोर्ट के एलिमेंट्स के 3 भाग होते हैं, रॉन्गफुल एक्ट एंड ड्यूटी इम्पोज एंड इंजरी। और इंजरी 2 प्रकार की होती है, इंजरी सिंस डेमिनियम एंड डेमिनियम सिंस इंजरी। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स हम लोग देखेंगे आज के इस चैप्टर्स में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आपके टोर्ट एलिमेंट्स ऑफ टोर्ट में सबसे पहला पार्ट रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशंस। जो आपका रॉन्गफुल एक्ट है बेटा, रॉन्गफुल एक्ट मतलब होता क्या है, इट्स आल्सो कॉल्ड अ टोर्ट ना, मतलब एसेंशियल को टोर्ट ही कहते हैं। बट जो आपका देयर मस्ट बी सम्स ओमिनेंस होता है, वो ओमिनेंस ऑफ द ड्यूटी होता है। ठीक है, ऑफ अ ड्यूटी है एंड ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, मतलब डिफेंडेंट के पार्ट के ड्यूटीज के अकॉर्डिंग होता है। फॉर द टोर्ट टू हैपेंस द पर्सन्स मस्ट हैव फर्स्ट आइदर डन समथिंग दैट्स ही वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू और ओमिटिंग, मतलब किसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो कार्य करता है और वो कार्य करके कुछ आपका रॉन्गफुल ओमिशन करे, उसका जो पर्पज ही है रॉन्गफुल कार्य करना, तो इस अवस्था में वो रॉन्गफुल ओमिशन कहलाएगा। एक इसमें केस है जो आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली वर्सेज शुभांगी के तहत है, जो आपका ईयर 1966 था। इसमें क्या हुआ था, अ क्लॉक टावर वाज नॉट इन अ गुड रिपेयर, मतलब जो क्लॉक टावर थी वो पूरे अच्छे तरीके से रिपेयर नहीं की गई थी। एंड इट फेल्स ऑन द किल्ड सेवरल पीपल्स, और कई लोगों के ऊपर वह गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो MCD वाज हेल्ड लाइबल्स फॉर इट्स ओमिशंस, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो थी दिल्ली की वह लाइबल हुई इस कॉरपोरेशन के तहत, मतलब इसलिए वह टोर्ट के अंतर्गत आई गई, क्योंकि रॉन्गफुल उसका एक्ट तो था, मतलब उसने काम तो किया लेकिन उसने उसे कभी मतलब सही नहीं बनाया, तो इस अवस्था में वो हमेशा रॉन्गफुल ओमिशन कहलाएगा, रॉन्गफुल एक्ट कहलाएगा। यदि वो सही कर दिया होता, मतलब जो उसकी रिपेयरिंग थी वो अगर समय पर कर दिया गया होता, तो ऑटोमेटिकली वो क्लॉक किसी के ऊपर गिरती नहीं और उसे पेनल्टी भरनी पड़ी। अगला है ड्यूटी इम्पोज बाई लॉ, मतलब लॉ के तहत उसी की ड्यूटी क्या क्या लाइबिलिटी बनती है, कौन कौन से तहत वो ड्यूटीज करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, द एक्ट ऑफ मिशंस ऑफ एन एक्शंस मस्ट बी रिक्वायर्ड बाई लॉ, मतलब उसके जो भी रिक्वायर्ड होते हैं लॉ के तहत ओमिशंस के वह होने चाहिए। और द ड्यूटी मस्ट बी इम्पोज्ड बाई लॉ, या उसकी जो ड्यूटीज हैं वह जरूरी होनी चाहिए। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि इफ़ एन एक्ट इज़ दैट द प्रोहिबिटेड बाय द लॉ कॉजेज हार्म्स, मतलब यदि किसी कारणवश कोई कानून रोकी जाती है किसी नुकसानवश, एंड इट इज़ लाइबल्स अंडर टोर्ट, तो वह टोर्ट के अंतर्गत आएगी। मतलब जैसे कोई अगर कानून है जिससे किसी का भला हो सकता है और यदि उसे रोक दिया जाए तो वो क्या होगा, टोर्ट होगा। अगला, सिमिलर्स इफ ओमिशंस ऑफ
an act that is required by law causes harms and then is liable under the tort. एंड फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, लॉ रिक्वायर्स दैट द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल्स मस्ट ड्राइव केयरफुली एंड इफ़ ड्राइविंग विदाउट केयर। मतलब जैसे कि हम मान सकते हैं कि एक ड्राइवर हो गया, ठीक है, वो ड्राइव करे अनकेयरफुली, और इसके बाद यदि वो बिना ध्यान दिए किसी प्रकार का ड्राइव करेगा तो इस तरीके से वो तो उसकी ड्यूटी है ना भाई कि यदि आप ड्राइव कर रहे हो तो आप थोड़े अच्छे से ड्राइव करो, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, किसी को यदि आप धक्का दे देते हैं या एक्सीडेंट कर देते हैं तो इस अवस्था में आपका ड्यूटी बनता है कि आप वहाँ लाइबल थे अच्छे तरीके से ड्राइव करने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी इट वॉज द कॉन्सेप्ट स्टॉप गोइंग टू द टेम्पल्स एंड द thereby because of the priest to lose money, and this action is not liable under the tort because going to the temple is not an act, this is the required by law। कहने का मतलब है कि कोई ड्राइव करके जाए और उस सामने चल रहे व्यक्ति को वो एक्सीडेंट कर दे, ठीक है, तो वही आपका ड्यूटीज ऑफ इम्पोज हो जाता है। सर ड्यूटी दैट आर रिक्वायर्ड बाय द अदर यूजुअली टुवर्ड ऑल द पीपल्स इन जनरल्स। मतलब इसी प्रकार के सभी व्यक्तियों को जनरल तरीके से ड्यूटीज होते हैं जो उसे अटेंड करना होता है। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं, एक केस है डांगे वर्सेज स्टीवेंसन 1932। इसमें जो था, इसमें कहा गया कि दैट द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द ड्रिंक्स हैज़ द लीगल ड्यूटी टुवर्ड द कंज्यूमर्स। मतलब कंज्यूमर के प्रति जो मैन्युफैक्चरर्स ड्रिंक और जो आपके ड्रिंक की जितनी भी कंपनियां हैं सबको यह आपका लीगल ड्यूटी होता है कि टू इंश्योर दैट कि वह श्योर या उससे निश्चिंत हो जाए कि नॉक्सियस सब्सटेंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द ड्रिंक, कि जो आपके नॉक्सियस सब्सटेंस हैं वो सभी उसमें इंक्लूड ना की जाएं किसी भी ड्रिंक में, ताकि किसी कोई नुकसान ना हो। इंजरी, अब जरा इंजरी की बात करते हैं, थर्ड पार्ट। इंजरी में क्या होता है, द एक्ट और द ओमिशंस मस्ट रिजल्ट इन लीगल डैमेजेस। मतलब यह वास्तव में एक ओमेस और आपके ड्यूटी इम्पोज होती हैं उसके तहत एक प्रकार की इंजरी होती है। वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स वेस्टेड इन द प्लेंटिफ, और प्लेंटिफ के वायलेशन के लिए उसके लीगल राइट को बचाने के लिए यह लागू किया जाता है। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि द एक्ट ओमिशंस मस्ट काज द डैमेजेस। मतलब ओमिशंस जो भी करता है वह हमेशा काज होता है डैमेज को देने के लिए। एंड इट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ एज रॉन्गफुल, और यह लॉ के तहत एक रॉन्गफुल एक्ट मानी जाती है। आगे हम लोग देखते हैं जो आपकी इंजरी है, इंजरी की 2 पार्ट्स थी, वो कौन कौन सी थी इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है इंजरी सिंस डैमनो। अ पर्सन हैज़ ए लीगल राइट टू एंजॉय हिज प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी व्यक्ति को पास अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का पूरा अधिकार होता है। एंड इफ़ समवन्स थ्रो ट्रस्ट इन इट, यदि दूसरा व्यक्ति कोई उसमें हस्तक्षेप करता है, दिस इज़ द वायलेशन ऑफ हिज लीगल राइट्स, तो उसके लीगल राइट्स में वायलेशन होता है, ठीक है। इस वायलेशन के तहत इज लाइबल अंडर द टोर्ट, वह टोर्ट कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, और मस्त फर्स्ट क्लास ए ग्रेड की एसी चला करके बैठा हुआ था, बी आया उसका एसी बंद कर दिया ठीक है, एसी बंद कर दिया, उसे बहुत मारा भी 2-4 झापड़। तो इस अवस्था में उसने क्या किया, आपने इंजरी किया सिंस डैमनो की, क्योंकि उसके पास उसकी प्रॉपर्टी का किसी भी तरीके से यूज करना का हक है। आप उसके प्रॉपर्टी के तहत उसकी वायलेशन को वायलेट करते हैं तो उस अवस्था में आप हमेशा डैमेजेज के तहत अधिकार होंगे, लीगल राइट्स के तहत, चाहे वो फिजिकली हो चाहे रियल डैमेजेज हो, ठीक है। इसी में एक केस था जिसमें आपका आसबाई वर्सेज वाइट 17-3 का केस है। इसमें क्या था, द डिफेंडेंट्स रॉन्गफुली प्रिवेंटेड द प्लेंटिफ फ्रॉम वोटिंग। मतलब यह माना गया कि जो वोट हुई थी वो प्लेंटिफ को बताया गया कि उसने रॉन्गफुली तरीके से वोट डाला, इवन थ्रो दियर्स वाज नो डैमेज, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हुआ। द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लाइबल्स, तो इस तरीके से जो डिफेंडेंट था उसे लाइबल बनाया गया कि आपने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया और आपको इसके तहत आपको पेनल्टी देनी होगी, कंपनसेशन देना होगा। एक ऐसे केस है भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ईयर 1986 की बात है। इसमें प्लेंटिफ वाज एन एमएलए, जो प्लेंटिफ था वह एक एमएलए था। एंड
was wrongful arrested while going to assembly sessions। वह wrongfully तरीके से अरेस्ट कर लिया गया जबकि वह असेंबली जा रहा था अपने सेशन को अटेंड करने। He was not produced before the magistrates within the required periods। मतलब उसके निश्चित समय में जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश नहीं किया गया। It was held that, तो इसमें यह कहा गया कि this was the violation of the fundamental rights। यह उस व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन था। Even though ही वॉज रिलीज लेटर, लेकिन बाद में उसे यद्यपि रिलीज कर दिया गया। ही वॉज अवार्डेड 50,000 रुपीज़ एज द एक्सेम्पलरी डैमेजेज बाई सुप्रीम कोर्ट, और अंत में उसे 50,000 रुपये सुप्रीम कोर्ट के तहत उसके डैमेजेस दिए गए उस असेंबली के पर्सन को, एमएलए को। अगला है डैमनम सिंस इंजरिया। डैमनम सिंस इंजरिया ये होता क्या है? ऑन द अदर हैंड्स, वहीं दूसरे तरफ, मतलब एक तरफ तो हम लोग बात कर लिए एक पक्ष की, अब जरा दूसरी तरफ देखिए। वहीं दूसरी तरफ इट इज़ पॉसिबल दैट द पर्सन सफर्स ह्यूज लॉसेज और डैमेजेज। यदि कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हानि या डैमेजेज हो जाते हैं तो इस अवस्था में नॉन ऑफ हिज लीगल राइट्स आर वायलेटेड, और यदि उसकी लीगल राइट्स वायलेट हो जाए, दिस इज कॉल्ड डैमनम सिंस इंजरिया, तो उसे डैमनम सिंस इंजरिया कहते हैं। इन सच केसेस देयर इज नो टोर्टियस एक्ट्स, मतलब बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसको हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला केस है ग्लेस्टर ग्रामर स्कूल्स केस है। इसमें ग्लेस्टर ग्रामर स्कूल केस का है 1410 का। इसमें डिफेंडेंट जो था वो ओपन किया किसी रिवल ग्रामर स्कूल को, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ एन एग्जिस्टेंस वन देयर फर्स्ट काजेज द फीस ऑफ द एग्जिस्टेंस वन टू बी द रिड्यूस्ड फ्रॉम द 40 पेंस टू 12 पेंस। मतलब एक व्यक्ति ने उसके ठीक सामने एक स्कूल को ओपन किया और उसने वहाँ जो फीस रखा वो रिड्यूस करके 40 to 12 के बीच में रखा। एंड ही वॉज नॉट हेल्ड लाइबल्स एज ही डिड नॉट वायलेट एनी लीगल राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ। और इस अवस्था में यह बोला गया कि उसने किसी प्रकार की किसी प्रकार का कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचाया, क्योंकि जैसे भाई ए ने एक स्कूल खोल लिया, ठीक है, तो ए अगर स्कूल खोल रहा है तो उसके सामने बी भी तो खोल सकता है। किसी के पास ऐसा थोड़ी ना हक है कि मतलब आप मेरे सामने स्कूल मत खोलिए या दुकान के सामने दुकान मत लगाइए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब आप भले ही अपना मतलब स्कूल चलाने के लिए आप 40 रुपये या 12 रुपये रख दीजिए, तो उसने शुरू में 40 रुपये रखा था, तो इसने अगर वहाँ 12 रुपये रख दिया, तो इस तरीके से कोई लीगल राइट्स प्लेंटिफ की नहीं बनी। मतलब वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी राइट्स हेल्ड और उसे उसका राइट्स का कोई प्रकार का वायलेशन नहीं हुआ। अगला है उषाबेन वर्सेज भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर का केस है। यह ईयर 1978 का केस है। प्लेंटिफ शॉट्स द परमानेंट्स इंजेक्शंस अगेंस्ट द सिनेमा हाउस टू रिस्ट्रेन्स देम्स फ्रॉम द शोविंग्स द मूवीज जय संतोषी माँ। मतलब एक व्यक्ति था जो बैठ करके मस्त फर्स्ट क्लास संतोषी माँ की पिक्चर देख रहा था, ठीक है। इट वॉज कॉन्टेंडेड दैट द मूवी डिस्पाइट्स द गॉडेज लक्ष्मी सरस्वती एंड पार्वती इन बैड लाइट। मतलब उसमें बताया गया कि संतोषी माँ में सरस्वती लक्ष्मी इन सबको एक बैड लाइट के तहत रखा गया, विच इज ऑफेंसिव टू द प्लेंटिफ, और यह प्लेंटिफ के लिए ऑफेंसिव माना गया। एंड इट वॉज हेल्ड दैट, और इसमें माना गया कि हर टू रिलीजियस स्टेटमेंट्स इज द रिकॉग्नाइज्ड एज ए लीगल रॉन्गनेस, और इसे लीगल रॉन्गनेस के तहत दिया गया। एंड देयर वाज वायलेंस ऑफ लीगल राइट्स, और इसे नो वायलेंस कहा गया किसी भी लीगल राइट्स को लेकर, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपना कोई भी कार्य करने की आज़ादी होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एंड इंजेक्शंस वाज नॉट ग्रांटेड, और इस तरीके से इंजेक्शंस उसे ग्रांटेड नहीं किया गया। मतलब यह माना गया कि भाई जब कोई भी व्यक्ति कोई भी फिल्म देख सकता है यार, फिल्म देखने के बाद कुछ भी कर सकता है, मतलब मेरे भगवान ऐसे हैं तुम्हारे भगवान ऐसे हैं, तो उसमें कोई राइट्स नहीं होते किसी पर्सन को कुछ भी करने का, ठीक है। तो इस अवस्था में वह नॉन वायलेंस हो गया, अर्थात नो वायलेंस ऑफ एनी पर्सन। अगला केस है आपका ऐसे ही चेस्मेर वर्सेज रिचर्ड। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका प्लेंटिफ जो था वह ड्राइंग वाटर्स, मतलब आपका ड्राइंग कर रहा था वाटर्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड फॉर द पास्ट 60 ईयर्स, पिछले 60 सालों से। मतलब प्लेंटिफ कई सालों से 60 सालों से मतलब लगभग उस अंडरग्राउंड जो वाटर था उसे ड्राइंग कर रहा था, मतलब निकाल रहा था। द डिफेंडेंट्स संक्स अ बोरवेल, और जो डिफेंडेंट था वह बोरवेल में संक्स हो गया, डूब गया, ऑन हिज लैंड्स, उसके उस ज़मीन में। एंड ड्रीव हक्स क्वान्टिटीज ऑफ वाटर, और अत्यधिक मात्रा में उसका पानी खराब कर दिया, विच डोमिन्स्ड
द वाटर सप्लाईज ऑफ द प्लेंटिफ, और इस अवस्था में जो वाटर सप्लाईज थी वह बहुत दुखी हुआ। इट वॉज हेल्ड दैट, इसमें यह कहा गया कि डिफेंडेंट वॉज नॉट लाइबल्स बिकॉज, डिफेंडेंट इसमें लाइबल नहीं है क्योंकि ही वॉज ओनली एक्सरसाइज हिज राइट्स, सिर्फ वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा था, एंड डिड नॉट वायलेट्स एनी राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ, और प्लेंटिफ के राइट्स को कभी भी वायलेट नहीं किया। तो इस अवस्था में हम सभी ने आज पढ़ा कि जो हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स टोर्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे वह अटेंड किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे लॉ बीम्स, मैं आपका प्यारे मित्र सीके यादव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। आज के लिए इतना ही, टाटा फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव, आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने लॉ ऑफ टोर्ट के विभिन्न प्रकार के एसेंशियल पार्ट्स को देखा, डिफरेंसेस को देखा और अलग अलग टॉपिक्स को हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एब्सोल्यूट लायबिलिटीज एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज। मतलब कौन कौन से ऐसे लायबिलिटीज होती हैं जो आपके लिए लागू की जाती है और कौन कौन सी ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो लागू नहीं की जाती। तो लायबिलिटीज आपके दो प्रकार की होती हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज। मतलब कुछ ऐसे कानून होते हैं जो बड़ी स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ एब्सोल्यूट होते हैं। तो आज हम सभी इसके पार्ट्स और इसके एसेंशियल वर्ड्स को देखेंगे कि लायबिलिटीज होता क्या है और किस तरीके से ये लोगों के ऊपर अलाउड किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारे एब्सोल्यूट लायबिलिटीज होती हैं और उसके अनदर लायबिलिटीज के किस तरीके की डेफिनेशन किसने किसने दिया है। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग लायबिलिटीज। ठीक है। इन सर्टेन सिचुएशंस अ पर्सन इज हेल्ड लाइबल्स फॉर द डैमेज कार्ड। मतलब कोई भी व्यक्ति जो वहाँ कार्य कर रहा हो या कोई भी व्यक्ति जो डैमेज कार्ड का कारण बनता है, इन इवेंट्स व्हेन ही एक्शंस आर डन विदाउट एनी इल इंटेंशंस और नेग्लिजेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ करेज एंड जस्टिस। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार का डैमेज करता है या इंजर्ड करता है किसी अदर पर्सन्स को, तो वह एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज के इंटरफेयर्स में आता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए जैसे अ पर्सन्स, एक व्यक्ति कीप्स रखता है और लायंस एक जानवर को। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो जानवर को रखा एज ए पेट, पाल करके या पशुपालन के रूप में, एंड डिस्पाइट ऑफ द प्रिकॉशंस ऑफ द लायंस escapes द केज एंड किल्स समवंस। और वो जो है वह उस प्रिजन से, उस जहाँ पर वो रखा था केव में, उस केव से बच करके वह जाता है किसी को और काट लेता है। एंड इन दिस केस, और इस केस में द ऑनर ऑफ द लायन, जो लायन का ऑनर होगा, विल बी लाइबल होगा इवन थ्रो ही हैड नो इल इंटेंशंस, जबकि उसका इंटेंशन भले ही ना हो उसे इलनेस करने का। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुंचाता है, चाहे वह उसने खुद ही किया हो, चाहे किसी और ने किया हो, या उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटिव्स हों, तो भी वो लाइबिलिटीज कहलाएगा, फिर भी वो टोर्ट होगा। एंड दिस सिम्स, ऐसा माना जाता है, जस्ट बिकॉज द डैमेज हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रॉट अ डेंजरस थिंग ऑन हिज प्रॉपर्टी, कि क्योंकि इसका कारण यह माना जाता है कि वह अपने प्रॉपर्टी में एक ऐसी डेंजरस थिंग को रखा था जो लाइबल होता है किसी भी टोर्ट को लेकर के। एंड ही वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस इफ द लायन escapes द केज, एंड सो ही शुड मेक he should be made liable if it escapes and causes damage। और इसी कारणवश यदि वो बच करके जा जाता है और किसी को काट लेता है या किसी को बाइट कर लेता है, तो इस अवस्था में वो लाइबल होगा व्यक्ति उस लायन के स्थान पर। एंड द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग अ पर्सन्स लाइबल्स फॉर द एक्शंस विदाउट एनी काइंड्स ऑफ रॉन्ग डूइंग ऑन हिज पार्ट ऑफ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटली लाइबिलिटीज। मतलब यदि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा हानि पहुंचाया जाता है, भले वो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वह उसकी गलती हो या ना हो, लेकिन फिर भी वह लाइबल होगा। ठीक है। दिस प्रिंसिपल वाज फर्स्ट अपहेल्ड बाय इन द केस ऑफ रेलेंड्स वर्सेज फीचर्स। रेलेंड और फीचर्स के एक केस में देखा गया था जो काउंसिल 1868 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? काउंसिल 1868 में। हाउएवर लेटर ऑन द सम एक्सपेंसेस
Exceptions to this were also established due to which strict liabilities is considered a more appropriate name for these principles. अंत में इस लाइबिलिटीज को किसी प्रकार से कॉन्साइडर माना गया और चेंज कर दिया गया। इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ था, द डिफेंडेंट्स हायर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स टू बिल्डिंग अ रिजर्वर्स ओवर्स हिज लैंड। मतलब उसने एक लैंड के ऊपर एक रिजर्वायर्स बनाने के लिए मांग की, एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया। हिज लैंड, अपने लैंड पर, एंड फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू हिज मिल, और अपने मिल के लिए पानी सप्लाई किया। वाइल डिगिंग, जब उसे खोद रहे थे, डिफेंडेंट्स हायर्स वाइल डिगिंग, जब उसे खोद रहे थे, द कॉन्ट्रैक्टर्स फेल टू ऑब्जर्व सम ओल्ड डिसेज शेप्स under the sides of the reservoirs that lead to the plaintiff's mines on the adjoining lands। मतलब वो जो उसका जो बोर था वह उसके पास के लैंडिंग माइन से जुड़ा हुआ था। एंड व्हेन वाटर वाज फिल्ड इनटू द रिजर्वायर्स, और जब वो रिजर्वायर्स में पानी भर गया, द वाटर फ्लोटेड द माइंस थ्रू द शाफ्ट्स, और वहाँ से वह उस पूरे वाटर को फ्लोट कर दिया, अर्थात पूरी बाढ़ हाथ से आ गई। एंड द प्लेंटिफ स्यूड द डिफेंडेंट्स, और इस तरीके से प्लेंटिफ ने स्यूड किया डिफेंडेंट को। एंड द डिफेंडेंट्स प्लीडेड दैट देयर वाज नो इंटेंशंस एंड सिंस दे डिड नॉट नो अबाउट द शाफ्ट, और इस तरीके से उसने कहा कि वह इस प्रकार के शाफ्ट के बारे में नहीं जानता था कि उसके ऐसी ज़्यादा हानि हो जाएंगी। एंड ही वॉज नॉट नेग्लिजेंट इवन थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्स, मतलब वह तो नहीं था लेकिन साथ में उसके कॉन्ट्रैक्टर्स भी नहीं थे। इवन सो हिज, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह वाज हेल्ड लाइबल, सिर्फ वो लाइबल था। बिकॉज जे ब्लैकबोन्स ऑब्जर्व दैट, जे ब्लैकबोन्स का मानना है, मतलब ये आपके एक महान शास्त्री थे जिन्होंने बताया कि जेम ब्लैकबोन्स का मानना है कि दैट व्हेन अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति, फॉर हिज वन पर्पज, अपने किसी भी पर्पज के लिए, ब्रिंग हिज प्रॉपर्टीज एनीथिंग्स, अपने किसी भी प्रॉपर्टी में कुछ कराता है, इट इज़ लाइक द काजेज ऑफ मिसचिफ्स, तो यदि वह उससे कोई गलत काम हो जाए, इफ़ इट इज स्केप्स मस्ट कीप इन इट द पेरिल्स, एंड इफ इट स्केप्स एंड काजेज डैमेज, और किसी कारणों से वहाँ डैमेज हो जाता है, ही मस्ट बी हेल्ड लाइबल, तो वास्तव में वह लाइबल होगा। इस कारणवश जो वह अपना मशीनरी बना रहा था और उस कारणवश वहाँ जो ज़्यादा पानी भर गई, बाढ़ आ गई, तो इस कारणवश वह मकान मालिक लाइबल हुआ। एंड ही कैन टेक द डिफेंस, और वह डिफेंस कर सकता है दैट की द थिंग स्केप्स ड्यू टू एन एक्ट ऑफ द प्लेंटिफ और ड्यू टू विस मेजर्स, मतलब वह अपने आप को दिखा सकता है कि यह क्या है, यह एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब एक्ट ऑफ गॉड उसने दिखा दिया। एंड सिंस नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंस हियर्स, और यह जो घटना घटी इसके बाद, then it is unnecessary to unacquire what excuse would be sufficient, और इस तरीके से वह अपने आप को sufficient घोषित किया। आगे देखिए, the thing kept must be dangerous, मतलब आपके कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको dangerous मानी जाती हैं। the things kept on the land must be as such as is likely to cause mischief इफ़ इट स्केप्स, मतलब यदि आपसे ज़मीन से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काजेज बनती हैं किसी मिसचेप के, तो आप बच नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए कि स्ट्रॉइंग गैस हो गया, और एक्सप्लोसिव हो गई, और वाइल्ड बिस्ट्स हो गए, आर लाइकली टू काजेज डैमेज इफ़ दे स्केप्स, मतलब यदि इस विभिन्न प्रकार के डेंजरस ऐसी चीज़ें आपने रखा है तो आप सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे, तो उसके लिए आपको डैमेजेज देने ही पड़ेंगे, डैमेज के आप कारक बनेंगे ही। द थिंग्स मस्ट स्केप्स, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए आपको। सबसे पहली चीज़, इफ़ द थिंग्स इज विथ इन द बाउंड्रीज ऑफ द डिफेंडेंट्स लैंड्स, जैसे कोई व्यक्ति अपना बाउंड्री बना हुआ है, ही इज़ नॉट लाइबल्स, और वह लाइबल नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए। द थिंग्स मस्ट स्केप्स आउट टू हिज लैंड्स फॉर हिम टू बी लाइबल्स, तो उसे अपने इस चीज़ को लाइबल के लिए देखना चाहिए। जैसे कि केस था क्रोहर्ट्स वर्सेज अमेरसम्स ब्यूरियल्स बोर्ड 1878। इसमें क्या हुआ था बेटा, ब्रांचेज ऑफ पॉइजनस ट्रीज, एक पॉइजन की ट्रीज थी, ठीक है, उसकी जो शाखा थी वर हैंगिंग, लटक रही थी, आउटसाइड ऑफ द लैंड के बाहर, डिफेंडेंट के, मतलब डिफेंडेंट के घर के सामने उसकी ब्रांचेस शाखा लटक रही थी पॉइजन की। एंड प्लेंटिव्स कैटल्स एट देम, और प्लेंटिव्स का जो कैटल था, जो गाय थी, वो उसे खा गई।
एंड डाइड, और वह मर गई। कहने का मतलब है कि इसमें एक व्यक्ति था जिसने अपने पॉइजन ट्री लगाई हुई थी अपने बाउंड्री के पास, और उसकी एक गाय आई प्लेंटिव की और उस गाय ने खा लिया। एंड डिफेंडेंट वाज हेल्ड लाइबल्स, और इसमें डिफेंडेंट लाइबल हुआ। क्यों लाइबल हुआ? क्योंकि पेट्रिशियन ऑफ द ब्रांच आउटसाइड हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के बाहर थी वो चीज़, ठीक है। इस अवस्था में कंसिडर्ड एज द स्केपिंग फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, तो वह अपने प्रॉपर्टी से स्केपिंग किया, ठीक है। हाउएवर ऐसे ही एक केस और बना, पॉइंटिंग वर्सेज नोकेस, जो 1994 का था। व्हेन द प्लेंटिफ हॉर्स इंट्रोड ओवर हिज बाउंड्री, जब उसका एक घोड़ा उसके बाउंड्री के अंदर चला गया। एंड एट पॉइजनियस लीव्स, और उस पॉइजनियस लीव्स को खा लिया। एंड ऑफ द डिफेंडेड ट्री के, ही वॉज नॉट हेल्ड लाइबल बिकॉज, वो उसमें लाइबल नहीं हुआ क्योंकि देयर वॉज नो स्केप्स, क्योंकि उसने उसे नहीं बचाया था। कहने का मतलब है कि किस अवस्था में बच सकते हैं आप? तभी बच सकते हैं जैसे जब आपकी कोई चीज़ बाउंड्री के अंदर हो। जैसे मान लीजिए मेरी ये घर हो गई, मेरी ये घर है, ठीक है, और इस घर के यदि कुछ भी इस घर के अंदर मान लीजिए मेरा यह पेड़ है, ठीक है, पॉइजन ट्री मान लीजिए कि यह पॉइजन ट्री है, यहाँ है, कुछ इस साइड है, ठीक है बेटा। ऐसे हमारे पॉइजन ट्रीज हो गए। और जब तक ये पॉइजन ट्रीज, मतलब जब तक ये मेरे पॉइजन ट्रीज हैं ये सभी, ठीक है, तो ये सभी जब तक पॉइजन ट्रीज मेरे घर के अंदर हैं, और यदि उनका गाय अंदर आकर के खाता है तो इस अवस्था में लायबिलिटी तो नहीं होगी। लेकिन यदि ये पॉइजन ट्रीज जो हैं आपके, ठीक है, ये आउटसाइड निकल जाएं, आपके बाउंड्री सर्कल कहाँ चले आएँ? आउटसाइड चले आएँ, और वो उसे खा लें और खा करके उसकी डेथ हो जाए, तो इस अवस्था में लायबिलिटी मेरी होगी। और यदि वो बाउंड्रीज के अंदर हैं तो इस अवस्था में लायबिलिटीज मेरी नहीं होगी। तो वही कहा गया कि यदि किसी प्रकार का आपका कोई भी थिंग्स है और उससे आपको किस में बचना चाहिए, किससे नहीं बचना चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया। अगला देखते हैं, द थिंग्स मस्ट बी नॉन नेचुरल्स यूज ऑफ लैंड्स, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप नॉन नेचुरल्स यूज ऑफ लैंड के रूप में कर सकते हैं। इसमें पहले देखिए क्या है ये चीज़, द यूज मस्ट नॉट बी द ऑर्डिनरी, मतलब जो प्रयोग है वह एक मुख्य साधारण चीज़ नहीं होती, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ साधारण तरीके से नहीं यूज की जाती। यूजेज ऑफ द लैंड, उस ज़मीन का। देयर मस्ट बी द सोशल पर्पज बिकॉज ऑफ विच इट ब्रिंग्स एडिशनल डेंजरस टू अदर्स, मतलब वो हमेशा सोशल पर्पज़ के लिए होती है क्योंकि कभी कभी किसी लोगों के लिए वह खतरा बन जाता है। जैसे कि केस है नोबल वर्सेज हैरिसन 1926 का। इसमें क्या हुआ था, ब्रांच ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन द डिफेंडेंट्स लैंड्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ थी, कुछ ऐसी शाखा थी कुछ थोड़ी शाखा थी जो आपके डिफेंडेंट लैंड्स के आगे तक बढ़ गई थी, डिफेंडेंट के लैंड के आगे बढ़ गई थी। एंड ब्रोकन, और टूट गई। एंड फेल ऑन टॉप अपॉन द प्लेंटिव व्हीकल्स, और प्लेंटिव के व्हीकल पर जाकर गिर गई। इट वॉज हेल्ड दैट, इसमें कहा गया ग्रोइंग रेगुलर ट्रीज इज नॉट द नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड्स, मतलब जो लगातार बढ़ रही पेड़ है वह नॉन नेचुरल के अंतर्गत आती है क्योंकि वह कब बढ़ जाए कोई पता नहीं। एंड द ब्रांचेस फेल बिकॉज, और ब्रांचेस इसलिए गिरी क्योंकि ऑफ द इनहेरिटेंस प्रॉब्लम थी भाई वहाँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, नॉट बिकॉज ऑफ द एनी नेग्लिजेंस, वहाँ किसी प्रकार का कोई नेग्लिजेंस क्योंकि था ही नहीं ऑफ द डिफेंडेंट्स, एंड सो ही वॉज नॉट लाइबल, और इसलिए वो लाइबल नहीं हुआ। क्योंकि देखिए जब कोई नेचुरल चीज़ होती है तो भाई एक्ट ऑफ गॉड है ना वो, तो वहाँ क्या कोई क्या कर सकता है। तो इस अवस्था में आपके कुछ अलग अलग फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बनाए गए जो आपके निम्नलिखित हैं। एज मेंशन्ड बिफोर द फॉलोइंग्स आर द एक्सप्रेशंस आर द डिफेंडेंट्स अगेंस्ट द रूल्स, तो कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए जिसके तहत यह बताया गया कि आप ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत आप डिफ़ॉल्ट्स माने जाएंगे, ठीक है। पहला है प्लेंटिव्स वांट डिफ़ॉल्ट्स, सबसे पहली चीज़ कि प्लेंटिव का स्वयं का कोई डिफ़ॉल्टेशन होना चाहिए। क्या, इफ़ द थिंग्स एस्केप्स ड्यू टू द प्लेंटिव्स फॉल्ट्स द डिफेंडेंट्स कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल्स, मतलब यदि कोई प्लेंटिव है और वो उसकी गलती है तो डिफेंडेंट इस चीज़ को लेकर के लाइबल नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें एक केस है ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीका टेलीग्राफ्स कंपनी लिमिटेड वर्सेज केप टाउन्स ट्रिम्बे कंपनी लिमिटेड 92। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो प्लेंटिव था जिसका नाम था सुब्रमण्यम, ठीक है, कैपेबल्स था, ट्रांसमिशंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एस्केप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंट्स फ्रॉम द
डिफरेंट एंड ट्रिम वे, मतलब वह ट्रिम वे तक अपने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए लाइबल था। एंड इट वाज हेल्ड दैट, और यह कहा गया कि सिंस द करंट वाज नॉट काजिंग एनी प्रॉब्लम्स टू द रेगुलर यूजर्स, मतलब वो लगातार हमेशा रेगुलर यूजर के लिए करंट प्रोवाइड नहीं की जाती थी। एंड इट वाज काजिंग प्रॉब्लम्स टू द केबल्स ओनली बिकॉज दे वर टू सेंसिटिव एंड नो द डिफेंडेंट्स कैन नॉट बी हेल्ड दैट, और इस कारणवश वो जो केबल्स थे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, इस कारणवश वो ज़्यादा लाइबल नहीं बनाया गया। एंड वन कैन नॉट इंक्रीज हिज नेबर्स लाइबिलिटीज बाय द पुटिंग हिज लैंड्स टू द स्पेसिफिक यूजेज, यदि कोई अपना नेबर्स उसके लिए स्पेसिफिक यूजेज के लिए नहीं देता है, स्पेशल यूजेज के लिए नहीं देता है, तो कोई भी इसके लिए लाइबल नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जब वो सामने वाला वायर जाने देगा तभी तो आप करेंगे ना, और आप नहीं जाने दे रहे हैं तो उसमें प्लेंटिफ वॉन्स डिफॉल्ट है। ठीक है, अगला देखिए एक्ट ऑफ गॉड। आपने OMG, एक्ट ऑफ गॉड से आपको क्या याद आया? OMG, ओ माई गॉड। आप लोग एक फिल्म देखेंगे एक्ट ऑफ गॉड के तहत, जो क्या था? OMG, बहुत ही सबसे सरल और सबसे उत्तम उदाहरण है एक्ट ऑफ गॉड का। तो चलिए देखते हैं एक्ट ऑफ गॉड में क्या है। एक्ट ऑफ गॉड में क्या होता है? इन सर्कमस्टेंसेस व्हेनेवर द ह्यूमन हैंड कंट्रोल है, नो ह्यूमन हैज कंट्रोल ओवर, मतलब जहाँ कहीं किसी परिस्थिति पर ह्यूमन का कोई कंट्रोल ना हो। एंड नो वन कैन बी हेल्ड लाइबल्स, और कोई भी इसका लाइबल ना हो, तो इस अवस्था में एक्ट ऑफ गॉड होगा। मतलब कोई ऐसी चीज़ हो गई जैसे कि सामने भूकंप आ गया या तूफान आ गई, तो इस अवस्था में भाई कोई ह्यूमन तो कर नहीं रहा, तो ऐसे में एक्ट ऑफ गॉड कहलाता है। इसमें एक केस है निकोलस वर्सेज मार्शलैंड्स 1876 का। निकोलस वर्सेज मार्शलैंड का एक केस है 1876 का। इसमें क्या हुआ था? द डिफेंडेंट्स क्रिएटेड आर्टिफिशियल लेक। अब जरा समझिए बड़ी ध्यान से, डिफेंडेंट ने बनाया एक आर्टिफिशियल लेक बनाया टू स्टोर रेन वाटर, पानी को इकट्ठा करने के लिए। मतलब एक ने लेक बनाया पानी को इकट्ठा करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से, इन दैट पार्टिकुलर ईयर्स, कुछ सालों तक। देयर वर्स एक्सेप्शनली हेवी रेन्स, बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो गई। विच काजेड द इम्ब्रेकेंट्स टू ब्रेक काजन्स फ्लूड्स, मतलब वह जो एम्बेकमेंट था वह टूट गया और इसके कारण फ्लूड हो गई, बारिश बाढ़ आ गई। विच ब्रोक डिफेंडेंट्स ब्रिज, और अंत में डिफेंडेंट्स के ब्रिज को तोड़ दिया। इट वॉज हेल्ड दैट, यह माना गया कि सिंस देयर वॉज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट्स ऑफ द डिफेंडेंट्स, मतलब इसमें किसी प्रकार के डिफेंडेंट्स का कोई वर्क नहीं था, क्योंकि भाई उसने थोड़ी ना तोड़ा है, उसने तो बस एक बांध बनाया था ना। बांध ही, वो लेक बनाने का कारण क्या था? सिर्फ पानी को इकट्ठा करना। लेकिन जब भाई लेक बनाया, पानी इकट्ठा होने की जगह क्या हो गई, उसके बाद को तोड़ दिए, और हैवी रेन करंट तोड़ने के बाद उसके सामने वाले प्लेंटिफ को ब्रिज को भी तोड़ दिया। इट वॉज हेल्ड दैट, इसमें कहा गया कि इसमें कोई उसकी गलती नहीं है, क्योंकि जो फ्लड है, जो बाढ़ आना है, वो आपका एक्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि इसका कारण था हैवी रेन। जब हैवी रेन होगा तो इसमें नो बडी कुड इमेजिन होगा, मतलब कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि भाई बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ नहीं आती तो तुम्हारा ब्रिज नहीं टूटता। तो इस अवस्था में डिफेंडेंट वॉज नॉट लाइबल, डिफेंडेंट लाइबल नहीं हुआ। अंत है कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्लेंटिफ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेंटिफ क्या होता है? इफ द प्लेंटिफ हैज कॉन्सेंट टू द एक्यूमुलेशंस ऑफ द डेंजरस थिंग्स, मतलब यदि किसी प्लेंटिफ का काम ही हो किसी चीज़ को डेंजरस थिंग के लिए करना, एंड ही कैन नॉट होल्ड द डिफेंडेंट्स लाइबल्स, और वह किसी डिफेंडेंट्स लाइबल को होल्ड ना करे। एंड दिस इज आल्सो द केस विच एन एक्टिविटी इज डन फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स, और यदि वह अपने कुछ म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए कोई वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, ए लिव्स इन अ बॉन्ड इन अ ग्राउंड फ्लोर, ए किसी ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, मतलब किसी ज़मीन वाले घर पर रहता है, ठीक है, और इसके ऊपर बी है। एंड ऑन द फ्लोर्स एबोव एज, और ए के ठीक के ऊपर कौन है? बी है। नाउ अ वाटर टैंक्स इज पुल्ड बाय द डिफेंडेंट्स टू सप्लाई वाटर फॉर बोथ ऑफ देम, जैसे कि एक ने वाटर टैंक बनाया कि ताकि दोनों लोगों को हम पानी सप्लाई कर सके, ए और बी दोनों को। इस अवस्था में क्या हुआ? द डिफेंडेंट विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द लीकेज, जैसे मान लीजिए यहाँ से लीकेज हो गया, तो इसके लिए भाई डिफेंडेंट तो कभी लाइबल नहीं होगा ना, क्योंकि उसका मेन पर्पज़ क्या था? मेन पर्पज़ था सिर्फ वाटर सप्लाई, दोनों को वाटर सप्लाई करना। एंड ऑफ द वाटर सप्लाई फ्रॉम द टैंक, अगर टैंक से कोई सी प्रकार की कोई पानी गिरती है तो इसके लिए वो कोई लाइबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका सिर्फ उद्देश्य क्या था? आपको पानी देना। पानी तो भाई सब पीते हैं, पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी जीवन के लिए ना।
तो इसलिए पानी देना उसका सिर्फ मेजर टॉपिक था। आगे देखते हैं एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब कुछ ऐसे एक्ट भी होते हैं कि जिसमें मान लीजिए ए भी है बी भी है और इन दोनों को इंजर्ड करके एक एक्स जो था वो भाग गया, ठीक है, तो इसे थर्ड पार्टी एक्ट कहते हैं। तो देखिए क्या हुआ इसमें, सॉरी, तो थर्ड पार्टी एक्ट में क्या होता है, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी व्हेन अ थर्ड पार्टी हु इज़ नॉट द एम्प्लॉयज और सर्वेंट, मतलब किसी प्रकार का वो एम्प्लॉयज भी ना हो और कोई सर्वेंट भी ना हो, और द कॉन्ट्रैक्टर, और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्टर ही हो, ऑफ द डिफेंडेंट्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग टू द डेंजरस थिंग्स टू स्केप्स, और किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई हावी हो जाए, डाबाडोल हो जाए, तो इस अवस्था में द डिफेंडेंट्स विल नॉट बी हेल्ड लाइबल्स फॉर द डैमेज, इस अवस्था में डिफेंडेंट कभी भी किसी प्रकार से लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक्ट किसने किया है, किसने किया है भाई, थर्ड पार्टी ने। इन बॉक्स वर्सेज जॉब्स, मतलब बॉक्स और जॉब्स की एक 1879 की एक सबसे अच्छी केस है जिसमें बोला गया कि द ओवरफ्लो फ्रॉम द डिफेंडेंट्स रिसोवर्स, मतलब सॉवर्स था भाई, उसका डिफेंडेंट का ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, वाज कार्ड बाय द ब्लॉकिंग द ट्रेन्स, और इसका ब्लॉक हो गया ड्रेन एंड बाय सम स्ट्रेंजर्स, और कुछ अपरिचित लोगों का, एंड द डिफेंडेंट्स वाज हेल्ड नॉट लाइबल्स, इस तरीके से डिफेंडेंट कभी भी लाइबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा गया कि इफ़ सच एक्ट कैन बी फॉरसीन्स, सभी को पता था कि यह कारण हो सकता है, दिस डिफेंडेंट्स कैन नॉट बी प्लीडिंग बिकॉज द डिफेंडेंट मस्ट टेकन्स प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट सच अ एक्ट, क्योंकि यह वास्तव में उसके द्वारा किया गया कोई कार्य नहीं है। वो तो भाई नहा रहा था ना, तो नहाने से क्या होता है, सभी नहाते हैं, मैं भी नहाता हूँ, तुम भी नहाते हो, कोई 10 दिन बनाता है, कोई 15 दिन बनाता है, नहाते तो सभी हैं। MP इलेक्ट्रिशियन बोर्ड वर्सेज साहिल कुमार, यह 2002 का केस है। इसमें क्या हुआ था, अ पर्सन वाज किल्ड बाय द लिव्ड इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वायर के कारण किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, लेइंग ऑन द रोड, जो सड़क पर पड़ा हुआ था, मतलब सड़क पर गिरे हुए एक इलेक्ट्रिसिटी कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द रूल्स ऑफ द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज अप्लाई कराया कि, और उन्होंने कहा कि डिफेंस ऑफ द एक्ट ऑफ डिस्टेंजर्स इज नॉट एप्लीकेबल्स बिकॉज snappings of the wires can be anticipated and the electricity board should have cut off the currents as soon as wire snapped। और इसमें कहा गया कि तुरंत ही लाइबिलिटी बनती थी उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कि जैसे ही वायर गिरा नीचे और वह व्यक्ति मरने से पहले वहाँ लाइन कट जानी चाहिए थी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप सभी को पेनाल्टी देनी पड़ेगी, बाबा पेनाल्टी। अब जरा बात करते हैं पोजीशन इन इंडिया क्या है, कि इंडिया में किस प्रकार के आपके लाइबिलिटीज अलाउड की जाती है। तो द प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली लाइबिलिटीज ऑफ एप्लीकेबल्स इन इंडियाज एज वेल, मतलब भारत में स्ट्रिक्टली लाइबिलिटीज अलाउ की जाती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मोटर व्हीकल्स एक्ट है 1938, तो उसमें भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है, रेलवे गवर्नमेंट है वहाँ भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है। इसमें एक केस है जो आपका मद्रास रेलवे कंपनी वर्सेज जमींदार संबंधित है। इसमें क्या हुआ था, इसमें जमींदार ने कलेक्ट किया था पाउंड एग्रीकल्चर को, ठीक है, एक पाउंड में वाटर कलेक्ट किया था एग्रीकल्चर के पर्पज़ से, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो पाउंड था उस पाउंड का वाटर डैमेज कर देता है रेलवे ट्रैक और ब्रिज को। तो इस अवस्था में जो इंडियन रेलवे होती है वो केसेज करता है इस पाउंड एग्रीकल्चर के जमींदार के ऊपर, तो वह कहता है, तो कोर्ट इसमें आदेश देती है कि यह इसका मेन पर्पज़ क्या है, पहले पर्पज़ देखा जाएगा, फिर उसके बाद इसकी इंटेंशन के बाद हम इस पर कोई निर्णय ले पाएंगे। तो जब उसका पर्पज़ पाया गया कि इसका पर्पज़ मेन था सिर्फ एग्रीकल्चर, लेकिन दिस मशीनिस्ट टू स्टोर्स रेन वाटर्स टू यूज अदर कंट्रीज एंड द सिंस एजेज, और यह काफ़ी लंबे समय से हो रहा था। इस कार्डस उसने कहा कि देयर इज़ द डिफेंडेंट्स वाट नॉट हेल्ड लाइबल, और इस तरीके से उस व्यक्ति को लाइबल नहीं माना गया। अगला है लैंडमार्क केसेज, एक लैंडमार्क का केस था MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ एयर इंडिया का। इसमें होता क्या है इस केस में एक फर्टिलाइज किया गया, ठीक है, एक फर्टिलाइज गैस कंपनी थी जिसके प्लांटेशन के कारण श्री राम फूड्स जो था वह फर्टिलाइज हुआ और फर्टिलाइज लीक किया, और इस कारण से एक
कोर्ट एक एडवोकेट था और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस अवस्था में कोर्ट ने प्रारंभ में रेलैंड वर्सेज फेचर्स का अप्लाई किया केसेज, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया सुप्रीम कोर्ट को कि वास्तव में इसका प्रमोशन एब्सोल्युटली लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो रेलेंट केसेस था वो एब्सोल्युटली लायबिलिटीज़ था, लेकिन वास्तव में यहाँ स्ट्रिक्टली लायबिलिटीज़ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए साइंस है, ठीक है, तो साइंस तो भाई हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही जरूरी चीज़ है। अगर साइंस होगा ही नहीं तो कोई चीज़ का आविष्कार होगा ही नहीं। तो इस अवस्था में कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली लायबिलिटी नहीं लगेगी, यहाँ पर ओनली और ओनली एब्सोल्युटली लायबिलिटी लगेगी, क्योंकि साइंस यदि नहीं रहेगा, ठीक है, तो किसी चीज़ का आविष्कार कैसे होगा। मैं मानता हूँ भाई उसकी डेथ हुई है, तो इस अवस्था में सुप्रीम कोर्ट ने मेजर किया कि आप कंपनसेशन देंगे, और कंपनसेशन देने के बाद अप्लाइबल रखेंगे अपने इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि यदि आप कंपनसेशन नहीं देंगे तो फिर भाई एब्सोल्युटली लायबिलिटी की मानहानि होगी। तो आज हमने लोगों ने देखा कि किस तरीके से एब्सोल्युटली लायबिलिटीज़ और आपके स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़ काम करते हैं, और क्या क्या उसके मीन्स होते हैं, और किस तरीके से उसके वर्किंग होते हैं। मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव, और आप देख रहे थे अपने मित्र के साथ लॉ बीम्स।